तो 19D में क्या है, भारत के अंदर, याद रखिएगा भारत के अंदर आपको घूमने की स्वतंत्रता है। इसमें यह नहीं कहा गया कि आप विश्व में कहीं भी घूम सकते हैं। विदेश जाने का अधिकार या विदेश में घूमने की स्वतंत्रता आपको अलग अनुच्छेद में दी गई, लेकिन ये भारत के अंदर आप कहीं भी घूम सकते। देखिए 19E में क्या है और F में क्या है और G में क्या है। देखिए 19E कहता है कि जैसे मान के चलिए आप घूम रहे हैं, घूमते घूमते क्या करें, आपका मन हो जाए वहीं पर रुक जाए, आपको अच्छा लग जाए। जैसे मुझे पहाड़ी इलाके बड़े अच्छे लगते हैं, प्राकृतिक जो दृश्य है मजा आती है। मान के चलिए वहां आपको रुकने का मन करे तो आप वहां पर घर बना ले। मतलब है कि आप घूमते घूमते कहीं स्थान पर जाएं, आपको अच्छा लग जाए और आप वहां रुक जाए और रुकने के बाद एक घर बना ले। कहने का तात्पर्य है कि भारत के अंदर कहीं भी आपको बसने का अधिकार, मतलब आपको वहां पर आवास बनाकर रहने का अधिकार, मतलब कहीं भी आप रुक जाइए वहां पर बसने का। लेकिन यहां पर भी वही अपवाद होंगे कि आप अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में नहीं ये अधिकार मांग सकते और कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर सरकार विशेष प्रतिबंध लगा। ठीक, इसमें क्या था, इसमें था संपत्ति धारण करने का अधिकार, जिसे अब क्या कर दिया गया, हटाकर, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किस अनुच्छेद में ट्रांसफर कर दिया गया है, 300A, अनुच्छेद 300A में। कहने का तात्पर्य यह है कि जो संपत्ति धारण करने का अधिकार था वो 19 के ही सब क्लॉज F में था, जिसे इंदिरा गांधी की सरकार ने 44वें, इंदिरा गांधी के बाद ही आएगी जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसे यहां से हटा दिया। मतलब वर्तमान में F नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इस सब क्लॉज को हटा दिया गया और इस सब क्लॉज की लाइन कहां जोड़ दी गई है, अनुच्छेद 300। ठीक, इसके बाद अंतिम यह है कि आप कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का आप कोई ना कोई व्यवसाय कर सकते। मान के चलिए आप घूम रहे हैं, फिर रुक गए, रुकने के बाद आपको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए होगा तो आप फिर कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो मतलब आपको कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने की आजादी। तो सबसे पहले क्या था, अभिव्यक्ति की आजादी। ठीक, फिर क्या है कि अभिव्यक्त करना है तो आप कैसे बना कर सकते हैं, आप धरना प्रदर्शन, मतलब एक सामूहिक रूप से बिना शस्त्रों का प्रयोग करके आप भाषणों के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से आप बोल सकते हैं। फिर आके आप संघ बना के बोल सकते हैं और आवाज आएगी। फिर डी है का मतलब आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं, घूमने के बाद फिर क्या होगा, फिर आप कहीं रुक सकते हैं, रुकने के बाद आप यहाँ पर घर और बना सकते हैं, घर बनाने के बाद क्या होगा, आपको वहां पैसे कमाने होंगे तो उसके बाद आप वहां पर कोई व्यापार कर सकते हैं। लेकिन कोई भी व्यापार में सरकार फिर यहाँ पर कंट्रोल करती है कि आप ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मुझे अफीम उगाना, आप ये सरकार से तो नहीं कहेंगे कि नहीं सरकार मुझे मन है कि मैं अफीम उगाऊं, चरस बोऊंगा। सरकार कहेगी कि ऐसे व्यापार सिर्फ हम करें। सरकार के नियंत्रण में अफीम उगाई जाती है, सरकार के नियंत्रण में पूरे लिकर बनाए जाते हैं, इसलिए उसमें लाइसेंस आवंटित किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सरकार जहां एक हाथ से कुछ दे रही है तो दूसरे हाथ से क्या कर रही है। मौलिक अधिकारों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन आप किसी के सम्मान पर ठोस नहीं पहुंचा सकते, ठेस नहीं पहुंचा सकते। जैसे मानहानि के केस लोग कर देते हैं, होता है ना, क्योंकि आपने उसकी सम्मान पूर्वक जो जीवन है उस पर थोड़ा सा भी चोट पहुंचा दी। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी के अनुसार आप ये नहीं किसी को कह सकते कि नेपाल का प्रधानमंत्री भारत के लिए कुछ करता नहीं, क्योंकि उसमें एक अपवाद ये भी दिया गया है कि आप विदेशी मामलों में आपको बोलने का अधिकार नहीं। विदेशी जो हमारे दोस्त हैं, विदेशी मित्र हैं, आप उनके बारे में अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन आपकी सकारात्मक होनी चाहिए। यदि आप नकारात्मक रूप से करते हैं तो सरकार इसी आर्टिकल का यूज करती है, आपको जेल में डाल। कई बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति विशेष के पास आपको टिप्पणी कर देते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे,
फिर मालूम चलता है कि उनको पकड़ लिया जाता है, फिर उनकी अच्छी सी 3rd डिग्री वाली उनको लाल मुंह का बंदर बना दिया जाता है मार मार के। सरकार इसी आर्टिकल का प्रयोग कर रही है। वो कहती है आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन हम एक हाथ से देंगे तो दूसरे हाथ से तुमसे छीन लेंगे। सरकार ने पब्लिक अरेंजमेंट के नाम पर सारे अधिकार सरप्रेस कर देते हैं। जैसे आप कोई सम्मेलन कीजिए, धरना दीजिए, आपको धरना देने का अधिकार है, ठीक, वही तो समझा रहा हूं। लाठीचार्ज इसलिए करना पड़ता है कि इसी में एक अपवाद दिया गया है कि आप सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर सरकार किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगा सकती है। सार्वजनिक व्यवस्था को डिफाइन कौन करेगा? उस समय का एसपी डिफाइन करेगा। तो एसपी साहब जैसे ही देखते हैं कि भीड़ हल्की से भी यहां वहां हो रही तो कहता बस लाठी चला दो। जब भी एक चीज बताओ, जब भी किसी चीज का धरना समाप्त करना होता किसी सरकार को, तो एक छोटी सी गलती उनसे करवाई जाती है कि आप किसी अधिकारी को कुछ मार दीजिए या धक्का भर दे दीजिए या थोड़ा सा बहस कर लीजिए, तो आप पर लाठीचार्ज हो जाएगी। तो जैसे ही लाठीचार्ज होगा, जो लाठी खाते हैं फिर वो चले जाते हैं, लोग भाग जाते हैं। तो सरकार ने पब्लिक अरेंजमेंट के नाम पर हर चीज क्या कर रखा, कम कर देती है। आप हर समय हड़ताल नहीं कर सकते, आप हर समय धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते कि नहीं मेरा मन कर रहा है कि मैं नेशनल हाईवे जाम कर दूं। सरकार कहेगी कि यहाँ आवागमन की सुविधाओं का भी अधिकार व्यक्ति को दिया गया, आप स्वतंत्र रूप से आ जा सकते, हटाइए, हम उस आर्टिकल का प्रयोग करके लोगों को देंगे सुविधाएं। तो कहते हैं जाओ कोना कुतरा पकड़ो, वहां धरना खेलो। इसलिए जब भी सरकार परमिशन देती है तो कहती जाओ किनारे बैठ जाओ, बैनर लगाओ, आराम से धरना खेलो, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यही आपको लिखने थे, यहां तक हम लिख चुके हैं, ये और ये बचे। तो लिखिए 19E, अनुच्छेद 19E, इसमें लिखिए भारतीय नागरिक को कुछ क्षेत्रों को छोड़कर कहीं भी बसने का अधिकार होगा। थोड़ा स्पीड से लिखिए, अब कहीं भी बसने का अधिकार होगा। 19F लिखिए, 19F, इसमें लिखिए संपत्ति धारण करने का अधिकार। 19F, संपत्ति धारण करने का अधिकार। संपत्ति धारण करने का अधिकार जिसे वर्तमान में अनुच्छेद 300A में रखा गया, जिसे वर्तमान में अनुच्छेद 300A में रखा गया। मैं ये वाली लाइन स्पष्ट रूप से लिखवा चुका हूं ना आपको, तो यहां पर ज्यादा डिटेल नहीं लिखा। अगली लिखिए 19G, 19G, इसमें लिखिए भारतीय व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार होगा। लेकिन सरकार इसमें नियम बना सकती है, लेकिन सरकार इसमें नियम बना सकती है। किसमें बेटा? दारू कहाँ होता है? पहले हम अनुच्छेद लिखेंगे फिर समझेंगे, क्योंकि आप बात करने लगते हैं बीच में, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो। लिखिए इसमें
व्यक्ति को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार होगा। संरक्षण का अधिकार। अब देखिए इसमें क्या, दोष सिद्धि का मतलब होता है कि आप पर कोई दोषारोपण कैसे किया जाए, मतलब आपको आरोप कैसे लगाए। दोष का मतलब है कि आप पर आरोप कैसे लगाया जाए और कैसे सिद्ध किया जाए। लिखा है दोष सिद्धि से संबंध में आपको कुछ संरक्षण प्राप्त। संरक्षण कैसे प्राप्त है, मतलब मान के चलिए आपने कोई आज अपराध किया, कोई ऐसा अपराध किया कि जिसे संसार ने पहली बार सुना, किसी ने को पता नहीं, बहुत सारे अपराध होते हैं, आपको लगा कि यार नया अपराध है और सरकार के पास उस अपराध के लिए कोई भी कानून नहीं है। उदाहरण के लिए ऐसे कोई अपराध है नहीं जिसको सरकार ने डिफाइन नहीं किया हो। वो मान के चलते, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, ऐसे अपराध आपको मिले नहीं। मान के चलिए आपने आधा इंच कान काटने पर कितना सजा होगी, आधा कान काट लेने पर कितनी सजा होगी। जब वकील केस लड़ता है ना तो ऐसे ही लड़ता है, नहीं लगाते, फिर बताते हैं कि अपराध की प्रवृत्ति, छोटा सा कान काटा है तो छोटी सी सजा दो, पूरा काट लिया तो बड़ी सजा दो। फिर वो कहता है कि वो डिफाइन करिए। कहने का तात्पर्य कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि सरकार ने उसे डिफाइन नहीं किया कि आपने छुरा आधा मारा है तो कितनी सजा होगी, पूरा घुसेड़ दिया है तो कितनी होगी, इस पार से उस पार कर दिया तो कितनी होगी। मतलब सरकार ने कैटेगरी नहीं किया। मान बेटा मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह रहा हूं, तो मान के चलिए आप कोई ऐसा अपराध कर दें जिसे सरकार ने कोई डिफाइन नहीं किया हो, सरकार ने कहीं उसे लिखा ना हो, तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे केस में व्यक्ति को दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये नहीं कि आज कोई अपराध कर रहा है, मूड खराब हुआ तो मान के चलो कि नहीं। कहने का तात्पर्य सिंपल से ये है कि जो कानून में जो लिखा हुआ है उसी अपराध के लिए आपको दंड मिलेगा, बाकी अन्य के लिए आप, होता ना सबूतों के आधार पर आप छूट जाते, सबूतों की कमी के आधार पर छूट जाते, तो यही सबूतों की कमी कि सरकार ने कुछ ऐसे अपराध डिफाइन ना किए हों, गलती से छूट गए हों, तो ऐसे अपराधों के लिए व्यक्ति को दोष नहीं दिया जाए। ठीक। दूसरा ये है कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो तरह की सजाएं नहीं दी जाएगी, मतलब दो बार उसको सजा नहीं दी जा सकती। मान के चलिए कि किसी ने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, सरकार ने उसे 7 साल की सजा सुना दी, कोर्ट ने हमारी 7 साल की सजा सुना दी, वो बेचारा गया जेल, जैसे ही बाहर गया दोबारा उसे पकड़ के 10 साल की सजा सुना दी, कहा कि अभी मजा नहीं आया तुम फिर जेल जाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जा सकता है, एक ही अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जा सकता है। लेकिन कुछ अपवाद, जैसे कोई ऑफिसर हो या अधिकारी हो, ऑफिसर के साथ क्या होता है कि मान के चलिए उसने कोई करप्शन किया, तो करप्शन के तहत जो उसे दंड मिलेगा वो उसे मिलेगा, लेकिन सरकार एक कदम और उठा सकती है कि उस पर इंक्वायरी करे वो स्वयं, और उससे क्या करे, उसकी संपत्ति की जांच करवाए, फिर उसका क्या कर दे, उसे सस्पेंड कर दे, बर्खास्त कर दे। ये कर सकती है कि नहीं कर सकती सरकार? मतलब इस कैटेगरी में उसे दो तरह के दंड दे सकती है, एक पहला जो कोर्ट देगा, दूसरा जो सरकार देगी। सरकार उसे सस्पेंड कर देगी, नौकरी से निकाल सकती है, सस्पेंड कर देती है। जैसे पुलिस वाले केस में होते क्या, जब एनकाउंटर कर देती है, फर्जी एनकाउंटर,
तो उस पर सबसे पहले जांच होती है। जांच में यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो सबसे पहले क्या कर देती है सरकार, उनका सस्पेंड कर देती है, तो वो किसी प्रकार की नौकरी नहीं करते। फिर उस पर केस चलता है, कोर्ट जाते हैं, फिर सरकार फिर लड़ती है, वो लड़ते हैं, फिर वो हार जाते हैं, तो फिर उनको सजा सुना के जेल भेजती है। तो कोर्ट ने एक तरह की सजा दे दी और सरकार ने भी एक तरह की सजा दे दी कि आपका आर्थिक सोर्स बंद कर दिया, आपके पावर छीन लिया, आपको विभाग से भगा दिया। कहने का तात्पर्य है कि कुछ अपवाद को छोड़कर आपको एक ही अपराध के लिए 2 बार सजाएं नहीं दी सकती। ठीक। तीसरा यह है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि आप अपने खिलाफ सबूत दो। मान के चलिए मैंने चोरी, मुझे पुलिस पकड़ के ले गई, पुलिस मुझसे ये नहीं कह सकती कि आप मुझे अपने ही खिलाफ सबूत दो, सीसीटीवी लेके आओ जहां तुमने चोरी की। ऐसा सरकार मुझसे या वहां पुलिस नहीं कह सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको यह अधिकार मिला हुआ है कि आपको दोष सिद्ध जब साबित करना होगा तो आपको स्वयं साबित नहीं करना। यह काम किसका है? पुलिस वालों का, सरकार। तो यहां भी आपको छूट दी गई, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे आपकी ब्लड रिपोर्ट ली जा सकती है, आपके फिंगरप्रिंट लिए जा सकते हैं ताकि जांच वांच करनी होती है, आपके वॉइस नमूने लिए जा सकते हैं, आपका डीएनए लिया जा सकता है। मतलब ये भी तो आप ही तो दे रहे हैं, आपका डीएनए तो आपने ही दिया है, आपने ब्लड भी आपने ही दिया है। मतलब यहाँ कुछ अपवाद है कि आप स्वयं के लिए भी, स्वयं के खिलाफ भी यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें दे रहे हैं। कोई रेप या मर्डर होता है तो सबसे पहले उसका डीएनए लिया जाता है, तो आपने ही तो डीएनए दिया। लेकिन कुछ चीजों में आपको संरक्षण मिला है कि आपको साबित नहीं करना, साबित करेगी सरकार। यदि वो साबित कर ली तो हमें सजा मिलेगी, नहीं कर पाई तो हम छूट हैं। ठीक। तो इसमें यही है। तो इसमें नीचे लिखिए, ये सारी चीजें नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ एक लाइन में 1 2 3 चीजें एक साथ समेट दूंगा। ठीक है, नीचे लिखो। इसमें लिखिए किसी व्यक्ति को, नीचे ही लिखिएगा, किसी व्यक्ति को यदि कोई कानून उस दौरान किए गए अपराध के लिए, यदि कोई कानून उस दौरान किए गए अपराध के लिए नहीं बना है तो व्यक्ति को दोष सिद्धि में संरक्षण मिलेगा, व्यक्ति को दोष सिद्धि में संरक्षण मिलेगा तथा एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है, तथा एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है। और स्वयं के खिलाफ सबूत देने में भी, स्वयं के खिलाफ सबूत देने में भी मनाही है, सबूत देने में भी मनाही है। मनाही मतलब रोक, लेकिन व्यक्ति का डीएनए, ब्लड आदि लिया जा सकता है, ब्लड, डीएनए, ब्लड आदि लिया जा सकता है। ठीक है, अगला अनुच्छेद लिखिए 21। अगला अनुच्छेद 21, इसमें लिखिए व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का
गरिमापूर्ण जीवन जीने का या प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकार होगा। गरिमापूर्ण जीवन जीने या प्राण व दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकार। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है आपको लाइफ में, मुझे सबसे अच्छा आर्टिकल यही लगता है। हालांकि एक आर्टिकल और है, पर वन ऑफ द बेस्ट ये। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें लिखा है गरिमापूर्ण जीवन, और गरिमापूर्ण जीवन का मतलब होता है कि आपको सारी तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए, ताकि जिससे आपका व्यक्तित्व निखर के आए। गरिमा का मतलब होता है एक सम्माननीय जीवन जीना, सम्मान के साथ जीवन जीना। इसमें आपको बहुत सारे अधिकार समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर रखे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको विदेश घूमने का अधिकार। किसका अधिकार है? विदेश। आप विदेश जाने का अधिकार इस आर्टिकल के तहत प्राप्त कर। यह आर्टिकल मिला था मेनका गांधी के केस में। मैं आपको केस बताता जाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं। मेनका गांधी। दूसरा, आपको स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल प्राप्त करने का भी अधिकार। मतलब आप गंदा पानी ना पिए, सरकार इसके लिए नियम बना दी। यदि आपको मजबूरी में पीना पड़ रहा है तो आप सरकार के खिलाफ भी केस कर सकते। इसी तरह आपको सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप। बेटा बात कर रहे हो आप, कोई भी हो, आपको सोने का अधिकार। और यह अधिकार तब दिया गया था जब आपको याद होगा कि एक बार रामदेव, बाबा रामदेव रामलीला में एक अनशन कर रहे थे। छोटी सी कहानी है। रामदेव अनशन कर रहे थे, उस अनशन को सरकार को तोड़ना था, यानी समाप्त करवाना था। तो उन्होंने क्या किया, जब सब लोग शाम के आराम करते हैं, रात में सोते हैं, पुलिस को तब भेजा और फिर तभी लाठीचार्ज कर दिया सोते टाइम। बाबा रामदेव, माना जाता है, ऐसा सुना गया था कि वो साड़ी पहन के उस समय भाग गए, क्योंकि महिलाओं पर इतनी जल्दी लाठी कोई मारता नहीं। यदि पुलिस वाला है तो मेल है तो नहीं मारेगा, छोड़ देगा। तो उस समय बाबा रामदेव मुखिया थे, लीडर थे, तो बाबा रामदेव साड़ी पहन के निकल गए। बाबा रामदेव ने कोर्ट में केस कर दिया कि मैं तो शांतिपूर्वक धरना कर रहा था, मैं सो रहा था, सोने के बाद, जगाने के बाद भगा देते, सोते वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ये भी सही है, आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार चूंकि मिला हुआ है, तो हम आपको आज से कह रहे हैं, आज से हम आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को राइट टू स्लीप का अधिकार। लेकिन आप ये अधिकार आपको घर में नहीं मिलेगा कि आप 10 घंटे बैलों की तरह सो रहे हैं। तो फिर इसके अधिकार के अलावा एक अधिकार मम्मी के पास है कि बेलन, चप्पल, जूते जो मिले वो मारने का अधिकार उनके पास, उनको जन्मजात अधिकार मिलता। ठीक, एक अधिकार ये भी है, यूपीएससी में पूछा हुआ था, तो आपको जीवन साथी चुनने का अधिकार का। आप किसी भी प्रकार का कोई भी पार्टनर चुन सकते हैं। यदि कोई ऐसा आपको करने से रोके तो आप डायरेक्ट कोर्ट जाइए। ये भी केस जिस साल सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को दिया गया था, 2019 में दिया था। इस अधिकार को जैसे ही दिया तो यूपीएससी में यही क्वेश्चन आया था कि आपको जीवन साथी चुनने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया गया, किस आर्टिकल, 21। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जो समय समय पर सरकार देती है।
ठीक है, चलिए लिखें। उसके नीचे लिखिए, समय समय पर, अरे बेटा सही है, क्या दिक्कत है? किसी अनजान बैल के साथ शादी करना, किसी जान पहचान बैल के साथ शादी करना। नीचे क्या लिखा लाइन? समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कई अधिकार जोड़े, जैसे विदेश जाने का अधिकार, जो पेपर में पूछा जाता है मैं वही लिखवाऊंगा बस, विदेश जाने का अधिकार, कॉमा स्वच्छ वायु, स्वच्छ क्लीन एयर, क्लीन वाटर प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार, कॉमा जीवन साथी चुनने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी को हिंदी में क्या कहते हैं? या गोपनीयता का अधिकार, लिख लो, अभी आपके पेपर में आया था पुलिस वाले एग्जाम, यही वाला, राइट टू प्राइवेसी। यूपीएससी में कई बार पूछ चुका, पीसीएस में कई बार पूछ चुका, बिहार में भी पूछ चुका। कौन सा कौन सा? गरिमापूर्ण मरने का अधिकार, ये अरुणा शानबाग के केस में दिया गया। गरिमापूर्ण मरने का अधिकार, आपको मरने का भी अधिकार, गरिमापूर्ण, लेकिन गरिमापूर्ण मरने का अधिकार, आपको सुसाइड का अधिकार नहीं है। आरओ के क्वेश्चन में यही वाली लाइन आई थी, समझ में? तो आपको गरिमापूर्ण मरना है। अरुणा शानबाग के केस में हुआ था कि एक ये नर्स थी और इस एक वार्ड वाइफ ने इसका ब्रूटल रेप किया था, मतलब बहुत बुरी तरह से रेप किया था। रेप के बाद ये कोमा में चली गई। इसके बाद जो एनजीओ थी, जो इलाज करा रही थी, उसने केस कर दिया था। फिर सरकार ने कहा कि क्योंकि वो ना बोल पा रही थी, ना रह पा रही थी किसी तरह से, तो वो बिल्कुल उसका ब्रेन डेड था, बॉडी तो रिएक्ट करती थी। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, इस व्यक्ति की जो भी विलिंग विल हो, क्योंकि सरकार क्या करेगी, खर्चा बचाने के लिए कहेगी ठीक है आप इसे गरिमापूर्ण मार सकते हैं, मतलब आप उसका वेंटिलेटर हटा सकते हैं, ठीक है, तो आपको मरने का अधिकार। आगे एक और लिख लो, बेटा शांत रहो, आपको 21(1) इसमें लिखो, चौदह वर्ष तक के बच्चे को, 14 वर्ष तक के बच्चे को मुफ्त में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। मुफ्त में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। अधिकार नीचे लिखें, इस अधिकार को 86 संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया, के माध्यम से जोड़ा, जिसके बाद सरकार ने
राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसके बाद सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से यह अधिकार लागू किए, 2009 के माध्यम से यह अधिकार लागू किए। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ हर जगह प्राइमरी स्कूल बने और प्राइमरी स्कूल में किसी भी प्रकार को आपको क्या ली जाती, फीस उस नहीं ली जाती। आपको सारा पढ़ाई से लेकर कपड़ों से लेकर हर चीज आपको वहां पर फ्री में सुविधाएं दी जाती। और ये सुविधाएं आपको किस आर्टिकल के तहत मिलती हैं, 21। तो कभी कभी पेपर में जब स्टैंडर्ड बदलता है सरकार क्वेश्चन पूछने का, तो पूछा जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान का जो कार्यक्रम है किस आर्टिकल का प्रयोग करके चल रहा है। तो सर्व शिक्षा अभियान है बच्चों को शिक्षा दें, शिक्षित करें। तो राइट 21 मतलब 14 साल के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आप उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। बच्चों को यदि पढ़ना है तो आप 14 साल तक उसे मुफ्त में, ठीक। अगला लिखिए, अनुच्छेद 22। बहुत बार ये पूछा जाता है बेटा, क्योंकि इसमें आर्टिकल वगैरह है ना, संशोधन उसमें होता है, तो इसलिए पूछ लिया जाता। कुछ दशाओं में साइलेंट में कर लो बेटा, गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण प्राप्त होगा। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण प्राप्त होगा। जैसे देखिए, मान के चलिए आपने कोई अपराध कर दिया। अपराध करने के बाद क्या होता है, जैसे पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, पुलिस वाले 24 घंटे के अंदर आपको कहां पेश करते हैं, उन्हें 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है। वो कोर्ट हो सकती है लोअर कोर्ट, या फिर वो कोर्ट हो सकती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट। जो डीएम साहब होते हैं वो अपनी कोर्ट खुद चलाते हैं, उनको वो अधिकार है कि वो छोटे छोटे कोर्ट केस निपटा सकते। तो मान के चलिए हर टाइम तो कोर्ट खुलता नहीं है, कोर्ट का टाइम होता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट खुली रहती है, उनसे परमिशन लीजिए, आप कोर्ट में उनकी पेश कीजिए। मतलब मान के चलिए कोई व्यक्ति अपराध करता, तो अपराध के बाद उसे 24 घंटे के अंदर पेश होने का भी अधिकार दिया गया। मान के चलिए कि एसपी साहब मैं बन गया, किसी दिन डीएसपी बन गया, मेरी किसी से खुन्नस है, मैं उसे उठा लाया और मैंने आते वक्त एंट्री नहीं करवाई। जो हमारा एंट्री रजिस्टर्ड है वहां मैंने लिखा नहीं कि मैं इसे इतने बजे पकड़ के लाया, क्योंकि हर चीज आपको दफ्तर में या फिर ऑफिस में या फिर आपको थाने में लिखना पड़ता कि इतने बजे अपराधी को हम इस अपराध के लिए लेकर आए। मान के चलिए मैंने एंट्री टाइम नहीं डाला, तो एंट्री टाइम जब नहीं डाला तो 24 घंटे काउंट होंगे ही नहीं, 24 घंटे काउंट नहीं होंगे। जब 24 घंटे काउंट नहीं होंगे तो चाहे मैं उसे 1 दिन रखूं, 2 दिन रखूं, 3 दिन रखूं, 4 दिन रखूं, किसी को पता चलेगा? जब मेरे पर दबाव होगा तो मैं क्या करूंगा, चौथे दिन की डेट डाल दूंगा, अगले दिन कोर्ट में रख दूंगा। हैं? सीसीटीवी मैनेज कैसे करना है? खराब था, खराब हो गया वो,
चूहे काट ले गए। जब किसी एक बड़े अधिकारी फंसता है ना, तो ऐसे ही बहाने मार के वो बच जाता है। मैंने क्या समझा रहा हूं, मतलब ये अपराध करने का तरीका नहीं बता रहा हूं। कहने का मतलब ये कि वो 3 दिन बिना किसी की जानकारी में रहा, तो इसलिए ये अधिकार दिया गया है कि उसे 24 घंटे के अंदर आप पेश कीजिए, ताकि वो जिंदा है मर गया ताकि पता चले। फिर इसके बाद इस कोर्ट में पेश होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जेल मतलब ट्रायल के लिए जेल में रहेगा, ताकि पुलिस वाले के पास बैरक में रहेगा तो मार मार के हलवा कर देते हैं। कभी कभी सुना होगा कितना बुरा मारते हैं कि मर जाते हैं लोग। तो सरकार इसी चक्कर में बचाने के लिए उसे डायरेक्ट जुडिशियल कस्टडी में भेज दी। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि उसे जेल में भेज दिया जाएगा, जहां उसके साथ मारपीट नहीं होगी, आराम से सामान्य कैदी बनकर। न्यायिक हिरासत, जैसे आप सुनते होंगे कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत, मतलब वो पुलिस हिरासत अलग होती है, न्यायिक हिरासत अलग होती है। पुलिस हिरासत का मतलब है कि पुलिस की उस जेल में रहेगा जो थाने वाने में बनी रहती, वहां से मारपीट भी की जा सकती है, पूछताछ भी की जा सकती है। लेकिन जब उसे जुडिशियल कस्टडी दी जाती है, न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे डायरेक्ट जेल भेज दिया जाता है। तो जेल में थोड़ा मारपीट होती है, ठीक। तो मतलब कुछ दिशाओं में आपको यहां पर बचाया जाता है। इसके साथ एक अधिकार आपको यह मिला है कि जैसे मैंने आपको 370 अनुच्छेद की कहानी सुनाई थी। जब मैंने ये कहानी सुनाई थी तो आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ठोस आधार पर कुछ समय के लिए क्या किया जा सकता, नजर बंद। मतलब उसे आप गिरफ्तार नहीं कर रहे, उसे आप अपने आंखों के सामने रखेंगे, उसे कहीं आने जाने के लिए आप कहेंगे नहीं, वो घर के अंदर पड़ा रहेगा, उसको घर में ही सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जब जम्मू कश्मीर से ये आर्टिकल हटाया गया तो उसके बाद बहुत सारा बवाल होने की आशंका था। इसके बाद क्या किया गया कि बड़े बड़े जितने भी नेता थे उनको क्या कर लिया गया, नजरबंद। मतलब घर के अंदर उन्हें पैक कर दिया गया, 4 पुलिस वाले यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, कहीं से निकलने की इजाजत उन्हें नहीं दी। जब निकल ही नहीं पाएंगे तो अपनी वो बात या भड़काऊ बयान, भड़काऊ भाषा कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। सर समझ में आया? तो सरकार ने ये कह रखा कि हम विशेष दशाओं में शंका के आधार पर किसी व्यक्ति को नजरबंद कर सकते, लेकिन नजरबंद मैक्सिमम कितने महीने के लिए हो सकता है वो व्यक्ति? 3, क्योंकि इसमें उसको संरक्षण इसी आर्टिकल के तहत दिया गया है कि उसे मैक्सिमम 3 महीने के लिए आप नजरबंद कर सकते हैं। लेकिन सरकार क्या करती है, जैसे ही तीसरा महीना हुआ, एक दिन के लिए छूट देती है, अगले दिन तीसरा महीना फिर लगा देती, क्योंकि 3-3 महीने काउंट होंगे। सरकार पर बाउंडेशन है, सरकार कुछ नहीं करती। जैसे किसी व्यक्ति को 1 जनवरी 2024 को नजरबंद किया, 3 महीने हो जाएंगे, 1 मार्च 2024 सरकार क्या करती है कि 2 मार्च को, अरे ठीक है एक एक काउंट करो ना, कहे दिमाग लगा, एक से एक, ठीक काउंट हुआ, 2 को थोड़ा सा रिलीज कर देती है और 3 लोगों की एक समिति बना दी जाती है, जिससे कहा जाता है कि आप सिफारिश कीजिए कि इन्हें पुनः जेल में डाला जाए या पुनः नजरबंद कर लिया। सरकार फिर अगले दिन क्या कर देती है, फिर से नजरबंद कर लिया। सरकार ऐसे ही करती। तो उनको मालूम चला कि उन्हें लगभग 1.5 सालों तक नजरबंद किए रखे इसी तरह। तो सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार को डिफाइन करने का सारे अधिकार, ठीक है। इसमें लिखिए नीचे, आर्टिकल लिखवा दिया मैंने, नीचे लिखे उसमें इस अनुच्छेद के द्वारा हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय के समक्ष पेश करना होता, उसे कोर्ट के सामने पेश करना होता। और उसे मनपसंद वकील प्राप्त करने का अधिकार होता है।
तथा निवारक नजरबंदी तथा निवारक नजरबंदी को अधिकतम निवारक नजरबंदी को अधिकतम 3 महीने तक रखा जा सकता है। अधिकतम 3 महीने तक रखा जा सकता है। यदि इसे आगे बढ़ाना है तब हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाली समिति बनाकर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। 3 सदस्यों वाली समिति बनाकर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर 2 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लो, आर्टिकल छूटे जा रहे हैं। कल मैं सोच रहा हूँ खत्म कर दूं किसी तरह, क्योंकि रोज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने के देखिए आपको टाइम तो मिलता है ना, जब मैं समझाता हूँ आपको रेस्ट ही मिल रहा है, कौन सा मैं कुछ कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है कि इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। 23 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को दुर्व्यापार, बेगार, बलात् श्रम। दुर्व्यापार का मतलब होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब कहीं से किसी व्यक्ति को उठाया फिर उसे कहीं बेचा तो उसने कहीं और बेचा, मतलब मानव की खरीद बिक्री, उसे दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बेगार का मतलब है कि बिना पैसे दिए किसी से आप काम करवा रहे। बलात् श्रम का मतलब है कि आप उसे जबरदस्ती काम करवा रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि इस आर्टिकल के तहत किसी व्यक्ति को दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम से संरक्षण प्राप्त होता है। विशेषता बच्चों के लिए ये अधिकार होते हैं। किन्हें अधिकार ज्यादा मिलते हैं? विशेषता बच्चों, क्योंकि बच्चों के साथ क्या होता, उन्हें तुरंत खरीद बेच कर किडनी वडनी यहाँ वहाँ ट्रैफिकिंग कर ली जाती है। बच्चों को आपने देखा होगा छोटे छोटे होटल में जबरदस्ती काम करवा लिया जाता है। देखा होगा कि उन्हें कभी कभी पैसे नहीं मिलते, तो सरकार यदि देख लेती है, यदि किसी ने शिकायत कर दी तो ढाबा वाला तो पकड़ा ही जाता है, बच्चों को फिर संरक्षण दिया जाता है। ये वाली लाइन लिख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। इसके बाद कम बचे हैं, ज्यादा नहीं, कल खत्म कर दूंगा। लिखिए 19 वाला बड़ा था इसलिए उसमें टाइम लग गया, उसमें लगभग 6 थे, वो 6 के बराबर ही था, समझ रहे हैं, इसलिए उसमें टाइम लगा। इसमें लिखिए 10 बचे हैं और कुछ नहीं, 23 के बाद 24 से 34। इसमें लिखिए व्यक्ति को दुर्व्यापार, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, देह व्यापार लिख सकते हैं, देह तो अलग होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंग्लिश में लिख लीजिए ताकि आपको पता रहे, नहीं आप कहेंगे दुर्व्यापार क्या होता है, कौमा बेगार व बलात् श्रम से संरक्षण प्राप्त होगा, से संरक्षण प्राप्त होगा, संरक्षण प्राप्त होगा।
प्राप्त होगा। और यह अधिकार विशेषता बच्चों के लिए, और यह अधिकार विशेषता बच्चों के लिए, मतलब सबके लिए है, पर सरकार ध्यान ज्यादा किस पे देती है? बच्चों को। अब एक चीज और है, इस फोर्स लेबर में, जैसे आपसे मम्मी ने कह दिया बेटा काम कर दो, पापा ने कहा काम कर दो, आपका मूड नहीं है, फिर आपसे जबरदस्ती करवाया जाता है। आप उनसे ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 23 के तहत मुझे संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा कि आप घर के कामों के लिए अधिकार का दुरुपयोग नहीं करेंगे, घर में आपको ये काम करवाया जा सकता। मान के चलिए कोई बच्चा है, ठेले की दुकान में पिता का सहयोग कर रहा है, छुट्टी के बाद स्कूल गया, पढ़ा लिखा, छुट्टी के बाद, जैसे मैं देखता हूँ कि यहाँ